हेलो नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी सलाम पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो सलाम कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह भी है। तो इसकी जो सलाम कहानी संग्रह है की कहानियाँ दलित जीवन की व्यथा, दलितों के जीवन संघर्ष, उनकी बेचैनी की कहानियाँ हैं। इस कहानी संग्रह की पहली कहानी का नाम है सलाम। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार थे और इन्होंने दलितों की व्यथा के बारे में अपने जो कहानियों हैं, उपन्यासों है, उनके अंतर्गत उनके जीवन को दर्शाया है। भारत में परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो अमानवीय है। उन्हीं में से है एक सलाम प्रथा, जिसको केंद्र में रखकर कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जाति भेद के कारण होने वाले अन्याय अत्याचार का चित्रण इसी कहानी के अंतर किया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। सलाम कहानी। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। कमल उपाध्याय हरीश का मित्र था और शादी में आया हुआ था। हर जगह उसके साथ वो मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सके। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुड़मुड़ होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहराने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हारकर बारात को बरामदे में ही ठहराना पड़ा था। स्कूल में जो हेडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्था और वाल्व भी खोल दिए थे। पानी का कोई इंतजाम वहाँ नहीं था। वहीं मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर भी सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतारकर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो। थक गए होगे तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लग रहा होगा कमल। कमल ने मोजे और जूते सहजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में से पढ़ा था, देखा आज ही है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कहा। हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या, हालत दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर 2 बुजुर्ग अभी तक जगे थे, रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उसकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि ये मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसल्ट बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना, मैं ब्राह्मण हूँ और कुछ पूछना हो तो पूछिए।
कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी, चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती हैं। उनकी खट्टर पट्टर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती हैं। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय ना मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहाँ मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी, जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है वैसे? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है, शाम को मैंने वहाँ से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने कहा। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। खंडजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्परनुमा दुकान थी, जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियाँ रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कसेलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सीने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुओं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्यूमीनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कुछ प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्कुट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से पूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मेले की चिकट कपड़ों में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार कर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कस खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई न कोई श्लोक दोहराती रहती है। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकाल कर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है, बैठो आप। चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से आया हूँ, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया था। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकाल कर कनस्तर में भर रहा था।
भट्टी सुलग कर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कमल का गला शुष्क होने लगा था। भट्टी तो धधक गई है, 1 कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो। चाय वाले ने वही से जवाब दिया, तुझे यहाँ चाय ना मिलने की। चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था, और अब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनक कर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कुल्लों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर में जाके दिखाना, 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है। यहाँ चूड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्नेय नेत्रों से घूरा, आवाज में शक्ति भरकर बोला, चूहड़े चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वनमानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? इब चूड़े चमार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग। हाँ, कलयुग आ गया है। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा, चूहड़ों की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा, शहर में मैं तो आदमी को देखते ही पिछाड़ लूं कि किस जात का है। चाय वाले ने सेकी बकारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था। आवाज का तेवर चढ़ने लगा। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शेरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चाचा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और विफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद वो बामन बता रहा है। जुम्मन चूहड़े का बाराती है। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो ये बामन है तो चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय। चूहड़ों चमारों को कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सिखिया पहलवान था, गाल पिचके हुए, हड्डियाँ उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चिकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर ये अंदाज बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर फुसर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा था। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, कमल बोला, भाइयों संबोधन के रूप में। बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं। बता, तेरे भाई हैं? साले जबान से बाल के बोल। जाके जुम्मन चूहड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लोंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले, जुम्मन के तो सींग लिकड़ आए हैं। अरे लोंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो हमारे जैसों का भी भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फवारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे।
उसने पहली बार अखबार में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तर्क दोहरा देता था, हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता, उससे पहले ही रामपाल ने अपने वजूद से ज़्यादा सख्ती से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा, ना बालवोंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। कमल कोई बावेला खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठे जवार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नज़ाकत भांप कर चुप रहे जाना ही ठीक लगा। सड़क से उतरकर वह रेतीली रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वह कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूड़ा चूड़ा चूड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नस्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड पूरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है? चेहरा उतरा क्यों है तेरा? कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतजाम कराया है? बस तुम्हारा ही इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। उसके जहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। माँ ने दोनों को खाना के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कोर उठाकर मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटी तुम्हारे पापा क्या करते? जी, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई थी। कमल के गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजरों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया न कोई प्रतिरोध कर सका था। सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सारी गालियां देकर घर से भगा दिया। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से कहीं ज़्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कहीं खरोंचे डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही थी। सारा घर दोबारा धोया गया था। गंगा जल छिड़क कर जमीन पवित्र की गई थी। कमल के बाल मन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दाव उसे मनाने में हार गए थे।
बेटे, इनके संस्कार गलत है, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और कोई भी कई बात माने और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सबसे भिन्न थे। माँ के तर्कों में से जब वह ऊबने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ ही लिया, तुम कभी इनके घर गई हो, उनसे मिली हो, फिर कैसे जानती हो वह बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था, जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता है। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उससे टोका, कहाँ खो गए, लो चाय पियो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिरदर्द से भी थोड़ी राहत महसूस की उसने। सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतजाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गरम मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे। काफ़ी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चील-पो अलग थी। बच्चे बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़-गुड़ में अपने जमाने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल दी थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वह टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर चुमन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उसमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। ये एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना छोड़ी जावे है, वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगर से बेर रखना तो ठीक नहीं है ना। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे ने ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन। मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे घूमते देखा, उसे लगता था जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ।
ये सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं है बेटे, आप वहाँ बैठो, सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो, जात बिरादरी की कुछ समस्याएं हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारों से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव के रांगड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल पर जुटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हो। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई थी। रांगड़ गुस्से में कनफनाए घूम रहे थे। बल्लू रांगड़ का सिकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकेलकर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चहूड़े को उसने चाय की दुकान में जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथ पकड़ लिया। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। ये हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होती। लोग सुनते और मजा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ते थे। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांगड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है वो तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतजार कर रही है, उसे लेके जल्दी आ जा। जुम्मन के सिर पर लिपटा कपड़ा उतार कर बल्लू रांगड़ के पाँव में धर दिया। जुम्मन ने, चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूंगा। बेटी को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत ना जाने। तभी तो कहूँ जात को बच्चों को स्कूल ना भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इन्हें बालिस्टर बनना है। ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाएंगे। यो ने घर के रहेंगे ना घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लोंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। इब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रिहरियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी लाज रख लो, मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा, बस करके बेटी को विदा हो जान दो, मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूं। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कवा कभी भी हंस ना बन सके। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था ये? इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया कमल को। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाए, बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रोड़ा कर सकते हैं। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नरम पत्तियां हिल रही थी, मानो हौसला दे रही हो। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 वर्ष का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा।
उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू, कहाँ है ये लोंडा भी बहुत दिख करे हैं। चूहड़ों के घर पैदा होके बामनों सी बोली बोले हैं। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले, ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बुड्ढे ने मनाने की कोशिश की, ना मैं नहीं खाता, इसे खाए मेरा मुंह। लड़के ने ऐंठते हुए कहा, पर क्यों, क्या हुआ है इसमें। बूढ़े ने तल्खी से कहा, मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता। लड़के ने दूर हटते हुए कहा, मुसलमान, कौन मुसलमान। वो जो गाड़ा हुआ बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। अब वो तो हिंदू है, चलकर देख ले। बूढ़ा उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बाणी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बुढ़ा उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया, वहाँ जहाँ नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा था। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। सलाम। अगर आपको कहानी अच्छी लगे और भी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।